तो दोस्तों रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रूट के अंदर 72 गुणे 18, रूट के अंदर 0.04 एंड रूट के अंदर 0.64 का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको वर्गमूल निकालने का तरीका मालूम हो, पहले तो वो मालूम होना चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और बहुत लेंदी इसमें दिया भी नहीं वर्गमूल, बहुत इजी है सेकेंडों में निकालने का, बस तरीका थोड़ा सा जान लीजिए कैसे इसको स्पीडली हम सॉल्व करते हैं। जैसे 72 गुणे 18 है, इसमें ना 72 का आपको वर्गमूल पता होगा ना 18 का, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन जिसका पता है उस रूप में तो इसको आप तोड़ सकते हैं। जैसे 72 को क्या आप 36 के रूप में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 36 का मालूम है कि बाहर निकालेंगे तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी 36 गुणे 2 72 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से 18 का भी नहीं मालूम है तो क्या करते हैं, 18 को भी 9 गुणे 2 के रूप में तोड़ देते हैं, क्योंकि 9 का हमें मालूम है। अब यहाँ पर इस रूप में तोड़ने का फायदा ये हुआ कि 2 भी 2 ठो मिल गया, ये भी बाहर निकलेगा तो 1 ठो बन जाता है। आप जानते हैं कि जोड़ा क्या होता है, बन करके कड़ी से बाहर निकलता है तो वो 1 बन जाता है। 1 का मतलब जैसे 2 ठो यहाँ पर है तो वो 2 बाहर निकलेगा तो 1 ठो 2 बन जाएगा। 1 का मतलब ये वाला 1 नहीं, आप समझेंगे कि वो 1 बन जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे वाला देखिए दशमलव में है, प्लस बना लेंगे पहले 0.04, तो दशमलव को आप भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। सिर्फ 4 को देखिए, आपका 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हर बच्चा जानता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन यहाँ पर दशमलव देखिए 2 अंक के बाद है। देखिए यहाँ पे दशमलव 1 2 अंक के बाद है, तो कड़ी के बाहर जब दशमलव निकलता है तो जितना रहता है उसका आधा हो जाता है। 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, यानी कि 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस लगाएंगे, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। दशमलव को भूल जाइए, 64 को देखिए, 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है तो यहाँ पर भी दशमलव के बाहर निकलेगा, तो दशमलव 2 अंक का है तो उसका आधा 1 अंक का, 4 है तो 2 हो जाएगा, 6 तो 3, यानी जितना भी अंक के बाद दशमलव है बाहर निकलेगा उसका आधा हो जाएगा। बस यही दिमाग में बैठा ली। इसको हमने निकाल लिया, अब इसको भी निकाल लेते हैं। 36 को निकाल लेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ठो 2 मिल चुका है, उसको भी बाहर निकालेंगे, 1 ठो 2 बन जाएगा। 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 2 10 हो जाएगा, यानी 1.0 हो जाएगा। या 6 दूना के 12, 12 3 15, 15 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 6 दूना के 12 3 36 हो जाएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि इस तरीके से एक परिवृत्त बना हुआ, त्रिभुज के बाहर ये जैसे वृत्त बनता है उसको परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, अंदर बनेगा तो अंतवृत्त कहते हैं। तो परिवृत्त में क्या कह रहा है कि जो ये है और ये है, क्या कह रहा है, PO और OQ ये क्या है, इसकी त्रिज्या, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या होंगी। यहाँ पर केंद्र से मिल रही हैं तो ये त्रिज्या ही होंगी। तो ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या है। आगे कह रहा है यदि कोण PAQ, यानी कि ये ऊपर वाला कोण जो जीवाओं से मिलकर के बन रहा है, जीवाओं से जो परिधि पर कोण बन रहा है वो कितना है, 38 डिग्री है। तो कह रहा है कोण PQO, यानी कि ये वाला कोण त्रिभुज के अंदर वाला कोण कह रहा है कितने का होगा। देखिए जीवाओं के थ्रू जो परिधि पे एंगल बनता है उसी वृत्त के अंदर अगर भी त्रिज्याओं द्वारा जो केंद्र पे बनता है वो उसका आधा होता है। यानी कि ये 38 है तो इसका डबल ये हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। यहीं से डायरेक्ट मैंने निकाल लिया, ये आपकी परमेय होती है। ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या किया, निकाल लिया, 76 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याएं, जैसे ये त्रिभुज आपका देखिए त्रिभुज OPQ में देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बगैर सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में कर लेंगे तो। यहाँ पर 76 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो त्रिभुज OPQ है, ये त्रिभुज जो आपका बना हुआ है, इस त्रिभुज में अगर ध्यान देंगे तो ये आपकी त्रिज्या है और ये दोनों त्रिज्याएं हैं। यानी त्रिज्याएं जब ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी कह सकते हैं कि OP बराबर क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। जब त्रिज्याएं बराबर तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये जो कोण होगा जिसका मान पूछ रहा है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब इस कोण के बराबर हो जाएगा यानी कह सकते हैं कि कोण PAQ बराबर हो जाएगा कोण। ये सब करना नहीं, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें थोड़ा ना आपको एग्जाम में करने, वो डायरेक्ट आप कर लेंगे अभी जैसे तरीका मैं बता रहा हूँ। कोण PAQ का मान जो है 38, कौन सा देखिए, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, कोण PAQ नहीं है बल्कि कोण PQO है, कोण PQO। ठीक है, कोण PQO यानी जो पूछा है कोण, उस एंगल की बात कर रहा है, बराबर होगा किसके, कोण OPQ के।
ओ पी क्यू के मतलब ये वाला कोण जो आपका दिया हुआ है यहाँ छोटा सा, वो वाले कोण के जब ये कोण बराबर होता है उसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग निकाल लीजिए, यानी कोण पी क्यू ओ प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस एक केंद्र वाला कोण यानी कि पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। अब ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं टू जिसके बारे में पूछा उसी को रहने दीजिए, 2PQO यही पूछा है तो इसी को हम रखेंगे 2, इन दोनों के बराबर है तो दोनों को PQO लिख सकते हैं। अब प्लस ये जो आपका हो जाएगा ये वाला कोण, ये 76 डिग्री देखिए दिया हुआ 76 डिग्री, और ये तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 76 घटा लीजिए 180 में से तो कितना हो जाएगा आपका 4 बचेगा, ये आपका हो गया 17 में 7 104, यानी कि यहाँ पे PQO निकालेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, यानी 2 5 10 यानी 52 डिग्री। कितना आ गया 52 डिग्री, देखिए ऑप्शन है। क्या था, कुछ नहीं था दोस्तों, ये कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते थे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा मोड़ा एक दो प्रमेय पता रहती तो इस क्वेश्चन को आपको धुआं कर देते, कोई दिक्कत यहाँ तक हुई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करें, यदि x बटे में y बराबर 4 बटे में 5 हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इस रूप में कन्वर्ट करके लगाना चाहें कि जैसे मैं x से बराबर यहाँ पर निकाल लूँ 4 बटे में 5 y और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर रख करके मान निकालूँ, तो आप गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। रेशियो के रूप में हो और बटे के रूप में, रेशियो के रूप में ही अगर दे करके पूछे तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्टली x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 इस समीकरण में रख दीजिए। रखेंगे तो 5 गुणे x की वैल्यू 4 रख देंगे, अब प्लस y की वैल्यू 5 रख दीजिए बटे में। देखिए डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को उठा के सॉल्व कर रहा हूँ। इसी तरीके से 5 गुणे 4 कर दीजिए, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 7 गुणे 5 कर दीजिए, प्लस दिया हुआ प्लस बनाइए, 6 गुणे 4 कर दीजिए, प्लस 4 गुणे 5 कर दीजिए बटे में। इसी तरीके से यहाँ पर वही काम कर दीजिए, 7 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 5। अब कर लीजिए, 5 चौको 20 और 7 पाँचे 35, 20 35 कितना हो जाएगा 55 बटे में 5 चौक को 20 और 7 पाँचे 35, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 7 पाँचे 35 का मतलब 15 प्लस देखिए ये भी कहीं माइनस में नहीं ना आ रहा, अभी माइनस ही रहने दीजिए। यहाँ पे 6 चौक को 24 4 पाँचे 20 का मतलब ऊपर हो गया 44 बटे में 7 चौक को 28 8 45, हाँ ये भी माइनस में आएगा, 7 चौक को 28 45 का मतलब 12। काट लीजिए, देखिए किससे कट रहा है, 5 से काटेंगे 11 बार जाएगा, और ये किससे करेगा 3 बार, ये किससे कटेगा 4 से काटेंगे, 4 करने 4 चाहते हैं 12, यानी कि 11 बटे में 3 11 बटे में 3 जोड़ो जुड़ जाएगा तो 22 बटे में 3 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। एक वृत्त है, ठीक, इसमें कह रहा है थोड़ा सा और बड़ा बनाया जाए वृत्त, तो ये आपका वृत्त है। इसमें कह रहा है कि दो जीवाएं हैं एक्स वाई और पी क्यू 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की, दो समानांतर जीवाएं। आगे ये भी कह रहा है दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। ऐसा नहीं कि एक जीवा यहाँ पर है तो एक जीवा यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में, यानी अगर एक जीवा यहाँ पर है तो दूसरी जीवा यहाँ पर होगी। ये जीवा मान लीजिए हमने बनाई छोटी है, इसको 12 सेंटीमीटर वाली मान लीजिए, 12 सेंटीमीटर वाले का नाम एक्स वाई है, और दूसरी 16 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए, इसका नाम क्या है पी क्यू है, ठीक। अब आगे कह रहा है कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हमने बना दिया, केंद्र यहाँ तक, उस साइड एक तो नीचे साइड एक ऊपर, विपरीत दिशा में होगा। जीवाओं के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी ये पूछ रहा है, और कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो यहाँ से अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या ये ले लूँ, ये दोनों क्या होंगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भी वृत्त, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। अब ये जो आपका दोनों जीवाओं के बीच की दूरी वाला ये जो हमने लंब खींचा है, ये जीवाओं को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि जीवाएं यहाँ पर अगर सपोज कीजिए 16 है नीचे वाली, अगर हम ए बी इस बिंदु को मान लें ए बी, तो यहाँ पर पी ए का मान ये घट करके 16 का आधा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर भी होगा, एक्स बी का मान घट करके 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम आराम से जैसे दो त्रिभुज में से दो त्रिभुज का निर्माण कर लेते, एक त्रिभुज ये होगा और दूसरा त्रिभुज इसके नीचे वाला। इन दोनों त्रिभुज से दोनों के ये लंब की दूरी निकाल लेंगे, ये ओ मान लेते हैं केंद्र, ए ओ और ओ बी का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले ऊपर वाले त्रिभुज में ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग है, लंब बराबर, आप पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए, वो जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है जिन बच्चों को जान लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसी प्रमेय से हम निकालेंगे, दोनों में से लंब निकालना है तो लंब को इधर ट्रांसफर कर लीजिए,
लंब बराबर हो जाएगा, अंडर रूट कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर में ख़त्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर पहले ऊपर वाले से निकाल लेते हैं। ऊपर वाले में आधार 6 दिया हुआ है, कर्ण 10 दिया हुआ है, तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, माइनस आधार कितना है 6 है, तो 6 को 36 हो जाएगा। आएगा कितना अंडर रूट 64, यानी बाहर निकलेगा तो 8। ये आपका कौन सा वाला निकला, ओ बी बराबर, ये ओ बी बराबर निकला। इसी तरीके से आप ओ ए बराबर भी निकाल लेंगे। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। 100 में से यहाँ पर 64 घटेगा, 100 में से 64 घटेगा, 36 बाहर निकलेगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है ए बी। ए बी ए बी ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी। तो कितना हो गया, 8 6 14। ये आपका 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तरल मिश्रण में, क्या कह रहा है, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है। देखिए 1/5 भाग कह रहा है क्या है, मिश्रण में अम्ल है, क्या है, अम्ल है। 3/5 भाग क्या कह रहा है, अल्कोहल है, क्या है दोस्तों, अल्कोहल है। पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो पानी कितना भाग है वो तो हमें पता चलना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल या तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक तरीका, वो भी कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, एक तरीका नहीं है। टोटल मिश्रण है 20 लीटर, कितना है 20 लीटर, ठीक है। टोटल मिश्रण 20 लीटर है, 1/5 भाग अम्ल है, 1/5 भाग एल्कोहल है। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे का हर इक्वल है तो ऊपर आप आंसर जोड़ सकते हैं, यानी 4/5। 4/5 भाग अम्ल और एल्कोहल का हो गया। बाकी जो है मान लीजिए टोटल वैल्यू 1 थी, पूरी अपने आप में वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जैसे 100 परसेंटेज में अगर लेते हैं तो टोटल वैल्यू 100% होती है, वैसे एक है, ठीक है। टोटल मिश्रण की वैल्यू क्या है, 1 भाग है। 1 भाग में से 4/5 भाग अम्ल और एल्कोहल को निकाल लीजिए। 4/5 भाग, तो एलसीएम लेंगे तो 5 गन्ने, 5 में से 4 गया तो 1/5 होगा। अब जो है अम्ल और एल्कोहल का जो भाग था उसमें से हमने घटा दिया, तो बाकी वैल्यू बटी 1/5 भाग, यही 1/5 भाग इसमें क्या है, पानी है। 1/5 भाग पानी है, लेकिन ये भाग नहीं पूछ रहा मिश्रण में कितना लीटर में एल्कोहल है। तो 20 लीटर का 1/5 से तो निकाल दीजिए, तो 5 चौक को 20, कितना आ गया 4 लीटर। 4 लीटर इसमें क्या है, पानी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, ये सिंपल था, तरीका था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है 3 cos थीटा बराबर √3, तो cosec थीटा इंटू tan थीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, 3 cos थीटा बराबर √3। तो यहाँ से मैं cos थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। cos थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो √3 बटे में, ये बटे में चला जाएगा 3, √3 बटे में क्या, 3 को आप 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, यानी कि 3 से कट गया तो 1/√3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वैसे ही याद होनी चाहिए कि अगर 3 से √3 में भाग देंगे तो डायरेक्ट आपको ये प्रोसेस इतना नहीं करना है, इतना प्रोसेस नहीं करना, आपके दिमाग में तुरंत बनना चाहिए कि 1/√3 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये ट्रिक होती है, और ये जो आपने कैलकुलेट कर दिया इसमें टाइम बर्बाद कर दिया, इतना आपको करना नहीं, मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका वैल्यू पूछ रहा है कि cosec थीटा इंटू tan थीटा का मान। अब cosec थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1 क्या होता है, sin थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा बटे में tan थीटा, सॉरी sin थीटा बटे में cos थीटा। ये tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, और ये ठीक है, sin थीटा से sin थीटा कट गया तो 1 कितना बचा, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। आंसर ऑप्शन डी। अगला, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। देखिए जब छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करनी रहे और इस तरीके से 2 या 2 से अधिक दे करके पूछे तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वो छोटी से छोटी संख्या हमें पता चल जाएगी, यानी 108 और 72। अब इसको काट लीजिए, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, 2 से स्टार्ट कर, पहले छोटी छोटी संख्या से काटते बहुत टाइम लगेगी, आप इसी तरीके से डायरेक्ट मारते जाइएगा। 36 से काटेंगे, 36 दूना 72, 72 का मतलब 4 बार आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार। अब दोस्तों 4 से काट लीजिए तो 4 से ये भी खत्म हो जाएगा, 3 और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे 2 कैसे खत्म हो गया, 2 बार 2 2 से काटेंगे तो 4 ही आएगा, 4 2 दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि वो दोनों आ रहा है उसमें। अब 3 से काट लीजिए,
तो सबका सब 1 हो गया। हमारा गुणनखंड आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। 3 चौको 12, 12 छक्का 72 हो गया और 12 तीन 36, 36 और 2 तो 7 कितना हो गया 43। अब ये 432 इसका एलसीएम आया। कह रहे प्रत्येक बार में शेषफल 3 बचता है। तो शेषफल किस कंडीशन में बचता है? जैसे मैं 35 में अगर मान लीजिए कि किससे भाग दूं, जैसे 6 से भाग दूं तो 6 साते 6 चौको 24, 6 छप्पन 30 हो रहा है, 56 30 हो रहा है, 30 जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा। जो ये 5 शेष बच रहा है वो कैसे बच रहा है ये मुझको बताइए। पहले घटाने पर बच रहा है। अगर मैं ये संख्या कहूँ कि 35 संख्या प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे? जो आपका 30 आया हुआ है उसमें इस 5 को पुनः रिवर्स प्रोसेस में 5 को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तब ना 35 लाएंगे। उसी तरीके से जो ये शेष 3 बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे, इस एलसीएम जो निकाला है आपने उसमें जोड़ देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है एलसीएम निकाल करके जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, 435 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्या था? कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ए है, ठीक, बंदा बी है और सी है। ये बंदे तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं कि क्रमशः अगर टैंक को भर रहे हैं, पाइप हैं तो पाइप हैं, बंदे नहीं हैं, पाइप हैं ए बी सी का। किसी टैंक को भरना है तो एक बंदा ए जो है 15 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में भर रहा है और सी 18 घंटे में भर रहा है। पहले हम टोटल कार्य को, इसको देखिए, हम इफिशियंसी वाले जो है सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि समय टाइम बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी यानी क्षमता। कार्य बटे में क्षमता, ये समय का सूत्र होता है, समय बराबर कार्य बटे में क्षमता। इसी सूत्र की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं सेम वैसे ही करना है। क्या कह रहा है कि मतलब ए जो है 15 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी 18 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं अकेले अकेले कार्य करेंगे तो। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए 15, 12, 18 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 180 होगा जाएगा, आप ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब इनकी क्षमता निकालेंगे। ये डब्लू का मान निकल गया, ई का मान निकालेंगे। ई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 15 से, जैसे ए का हमें क्षमता निकालनी है तो 15 से 18 में भाग देंगे तो 15 करने 15 हो जाएगा और 15 दूना 30, 15 दूना 30 का 2 आएगा 12। ए की क्षमता 12 की। इसी तरीके से 20 12 से भाग देंगे तो 15 करने 15, कितना बचा 3, 12 करने 12, 6 12, 12 5 60, 15 आ गए। इसी तरीके से सी की क्षमता निकाल लेते हैं, सी से देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि ए की क्षमता 12, बी की क्षमता 15 और सी की क्षमता 10 आ चुकी है। आगे क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है, यानी कि कहने का मतलब ए और सी दोनों मिल करके कार्य करें, तो वही बात हो गई जो मैंने क्या टाइम एंड वर्क वाले जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टैंक फैंक दे करके उलझाने की कोशिश किया। कह रहा ए और सी दोनों को एक साथ टैंक में खाली कर दिया जाए, तो खोल दिया जाए, तो कह रहा है टैंक को भरने में लगने वाले समय को घंटे में कितना होगा, कितना समय लगेगा। ए और सी की बात कर रहा है। ए प्लस सी को साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो उस समय मतलब वो समय निकालने के लिए टी बराबर वही डब्ल्यू बटे में ई, अब ये बताया हूँ। तो डब्ल्यू टोटल 180, कार्य तो घटेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं, कार्य तो उतना ही है। उस टैंक को ही भरना है, दूसरे टैंक को नहीं भरना है, तो वो 180 ही वर्क है टोटल, उसके अलावा वर्क नहीं बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि ए और सी दोनों मिल गए तो काम भी बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं। काम वही है, क्या है, बंदे बढ़ गए हैं, अकेले अकेले काम करते थे, अब 2 ठोरे मिलके काम कर रहे हैं। तो ए प्लस सी की क्षमता यहाँ पर जोड़ लीजिए। ए की क्षमता 12 है प्लस सी की क्षमता 10 है, बस काम हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है 180 बटे में 22 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 90 ऊपर बचेगा और नीचे 11। सही बटे में देखिए आंसर दिया हुआ, सही बटे में तोड़ दीजिए। 11 बटे 88, 2 बटे में 11 आवर, यानी कि 8 से 2 बटे में 11 घंटे की बात हो रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का करें, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 50 हो तो इसका मान। देखिए, अगर आपको वर्गांतर वाला सूत्र याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अगर ये सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर लेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये क्या एक्स टू द पावर 4 को क्या एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 1 अपान इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर नहीं लिख सकते 4 को, कोई यहाँ पर दिक्कत, वही वर्गांतर वाला सूत्र लगा दीजिए। यानी एक्स स्क्वायर पहले कोष्टक में योग, दूसरे में अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का तो मान दिया हुआ, यहाँ पर हम 50 रख सकते हैं, लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ। उसका मान निकालने के लिए हम सहारा लेंगे इसका x प्लस 1 अपान एक्स का। x प्लस 1 अपान एक्स का क्या करेंगे, होल का स्क्वायर कर देंगे।
तो इधर का होल का स्क्वायर करेंगे तो 12 का भी हो जाएगा, 12 12 में 144 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना, तो दूना आप जब करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, पहले कर लेते हैं लाइन माना, आप कन्फ्यूज वैसे तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है 2 इंटू एक्स इंटू ये एक्स से कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा बराबर 144, यानी कि मान के आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 144 माइनस 2 बराबर 142। ठीक है, ये आपका अलग कर लेते हैं इसको। अब मान रख दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 142 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम 142 रख देंगे, और गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आया हुआ है 50 50 रख दीजिए, तो 0 5 दूना 10 को 0 14 5 70 और 2 74 सॉरी कितना हो गया 5 दूना के 10 5 चौक को 20 1 21 7100 आ रहा है। देखिए तो सही आ रहा है कि नहीं, एक बार और कर 0 5 दूना 10 को 0 5 चौक को 20 1 21 को 1 5 करने 5 2 7 7100 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 1.44 के 1.0.24 का मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस इसका गुणा कर देना किसमें 0.24 में। दोनों में दशमलव एक स्थान के बाद है, खत्म कर सकते, 2 स्थान के बाद है दोनों में, तो खत्म कर दीजिए डायरेक्ट, कुछ करना है नहीं। अब 24 से देखिए कट रहा कितनी बार जाएगा, 6 को 24 6 दूना 12 2 14 6 बार जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कुछ सूत्र का यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 90 माइनस थीटा वाला जो सूत्र होता है उसका भी यूज़ करेंगे। एक आधा और सूत्र है, जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, एक तो सूत्र ये हो जाएगा। और दूसरा सूत्र हम इसमें यूज़ करने वाले हैं दोस्तों cosec 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तीसरा सूत्र हम लोग यूज़ करने वाले हैं दोस्तों इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोस्तों 3 सूत्र का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन 27 है, नीचे cos स्क्वायर 27 है, तो इसलिए हम 63 को ख़त्म करेंगे। 63 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 27 के रूप में। कैसे, देखिए मान लीजिए साइन 27 है, अब cos 63 को हम क्या cos 90 माइनस 27 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब बटे में cos स्क्वायर 27 हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक को ही कन्वर्ट करेंगे, कोसेक को, बाकी सेक 27 को हम रहने देंगे, इसको भी 27 के फॉर्म में ही। कोसेक 27 को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 27 बटे में tan स्क्वायर, tan 45 का वन होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, इतना खत्म हो गया। अब इस कोसेक 90 माइनस 27 को क्या हम साइन 27 नहीं लिख सकते, और साइन 27 तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 27 बटे में cos स्क्वायर 27 को हम क्या tan स्क्वायर 27 नहीं लिख सकते माइनस, यहाँ पर कोई दिक्कत। इसी तरीके से कोसेक 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगा दीजिए, अभी यही बताया सेक थीटा होता है, यानी यहाँ पर सेक 27 और सेक 27, इसको क्या हम सेक स्क्वायर 27 नहीं लिख सकते, बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं। अब मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर 27 माइनस tan स्क्वायर 27 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। कितने मिनट में? 1.5 मिनट में। जैसे यहाँ पर एक पोल खड़ा है, अब एक ट्रेन आ रही है इधर से, ठीक है, ये ट्रेन आपको क्या कर रही है, पोल को पार कर जा रही है, ठीक, इस तरीके से पोल को पार कर जा रही है ये ट्रेन। अब ये पार करने में कह रहा है कि 1.5 मिनट का समय लेती है। स्पीड जो इसकी चाल दी हुई है वो 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और टाइम टी बराबर दिया हुआ है 1.5 मिनट। हम क्या करते हैं, देखिए किलोमीटर आवर में दी हुई है, तो इस मिनट को भी हम आवर में चेंज कर देते हैं। आवर में चेंज करेंगे 1.5 बटे में 60 आवर हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या काटना चाहे काट लीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब मुझको बताइए, ये जो ट्रेन है इस पुल को पार जब करे, ये पुल कह रहा हूँ, ये पोल को पार कर रही है, जो खंबा दिया उसको पार कर रही है, तो ये अपनी ही जितनी दूरी है, जितनी इसकी लंबाई है ट्रेन की, उतनी दूरी ये तय कर रही है, तो ये पोल के उस पार चली जा रही है, पोल के उस पार, यानी कि पोल पार करने में ट्रेन जितनी भी दूरी चलेगी वही उसकी लंबाई होगी। कोई दिक्कत यहाँ पर देखिए, ट्रेन जो है ये इतनी दूरी, जितनी उसकी लंबाई है, ये लंबाई इतनी है,
उतनी दूरी चल रही है तो ये पोल को पार कर जा रही है, यानी कि पोल को पार करने में वो जितनी दूरी तय करेगी वो इसकी लंबाई होगी। तो बस निकाल लीजिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस निकालना है तो डी बराबर आपका हो जाएगा स्पीड गुणे टाइम। अब यहाँ पर रख दीजिए मान, खत्म, वही जो दूरी आएगी वही उसकी लंबाई होगी। स्पीड इसकी दी हुई है 60, हाँ, गुणे टाइम दिया हुआ है 1.60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये 1.5 आ गया। ठीक, मीटर में पूछ रहा है। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, मीटर में पूछ रहा है, ये आया है किलोमीटर में, मीटर में पूछ रहा है, ये किलोमीटर में आया है तो 1000 से इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये 1500 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सारी चीज़ों पे हमें ध्यान दे जाए, यूनिट कहाँ कन्वर्ट कैसे करनी है, यूनिट कन्वर्ट करने में अगर गलती करेंगे तो भी आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या जब 12 से 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या को x मान लीजिए, आप जानते हैं प्रत्येक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कह रहा है कि 100% थी, जब वो 12 से 1/2% घट गई तो क्या हो गई संख्या, ये संख्या जो क्या हो गई 217 हो गई। काम खत्म, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 22 दूना के 44 से 45/2 हो जाएगा, और 100 में से 45 घटाएंगे तो 155% हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। 100 गुणे 155% 217। अब यहाँ पर ये प्रतिशत खत्म करेंगे, सॉरी यहाँ पर अभी 2 भी बचा हुआ है इसका बटे वाला, प्रतिशत खत्म करेंगे तो बटे में 100 से भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए तो 217 बटे वाला 2 और 100 ऊपर चला जाएगा, अब बटे में 155 आ जाएगा। 155 देखिए किसी से कुछ कट रहा है, काट लीजिए, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 करने 5 31 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। 31 से अगर काटते हैं तो किससे 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, पूरा का पूरा 7 करने से 7 3 21। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो 7 दूना के 14 दूना के 28 यानी कि 280। वो संख्या कितनी है 280, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का मान क्या है। माध्यिका बहुत आसान है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये सारे बहुत आसान है। इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अगर आपके क्वेश्चन में ये जो है आंकड़ों का जो है श्रृंखला जो दी हुई है, अगर वो आरोही या अवरोही क्रम में यानी घटते या बढ़ते क्रम में, तब तो वैसे ही रहने देंगे, छेड़ेंगे नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप बनाइए। आरोही क्रम में बना लेते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी 12 को ले लेंगे, उससे बड़ी 15 को ले लेंगे, उससे बड़ी 16 को ले लेंगे, अब उससे बड़ी 26 से 26 को ले लेंगे, उससे बड़ी 36 से 36 ले लेंगे, और सबसे बड़ी 42 से 42 ले लेंगे। न सूत्र का यूज़ करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली इसको मैं सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब इनके पदों की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 है। अगर दोस्तों 5 होता यानी विषम पद होते हैं तब तो बहुत आसान, 5 7 3 इस तरीके से होता, 9 11 इस तरीके से होता। तो क्या करते, मान लीजिए सपोज कीजिए 42 9 था, तो 2 इधर से काट के 2 इधर से काट करके बीच का मान लिख देते कि यही माध्यिका है। लेकिन यहाँ पे मैटर कुछ और है, यहाँ पे जब जोड़ा न बने तो क्या करेंगे, तब भी बीच के 2 को लेंगे। जैसे 2 इधर से काट दिए 2 इधर से काट दिए, तो बीच के ये 2 पार्ट को ले लेंगे, 16 और 26 को, और इनको जोड़ करके इन्हीं का आधा कर देंगे, बस हो गया। 6 6 12 2 1 3 1 4 42/2 का मतलब 21, ये माध्यिका हो गई। ऑप्शन 1 ए इज द राइट। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड मास रूल की, जो कि आपके लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। दोस्तों बोर्ड मास रूल के बारे में पूरा डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, इसी का यूज़ करते हैं। इसे डायरेक्टली यहाँ पर जल्दी मैं बता देता हूँ। देखिए, बी से ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन यानी भाग वाला, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है तो आपको खत्म करेंगे, यहाँ पे गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 3 से 3 हम काट लेंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2/5 बनेगा, यानी 11/5। यहाँ पर बचा 2/5 माइनस 1/5 ऑलरेडी था, इसको लिख लीजिए। अब प्लस है, अब यहाँ पर दोस्तों भाग को हम गुणे में चेंज करके ही इसको सॉल्व करेंगे, आसानी होगी। 6/5, जब भाग को हम गुणे में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये संख्याएं बाद वाली पलट जाएंगी, यानी 4/5 की जगह 5/4 हो जाएंगी। ब्रैकेट को तोड़ लिए, ब्रैकेट को तोड़ने से पहले उनके अंदर के जो भी काम है उसको कर लेते हैं। तो 11/5 हो गया ये, माइनस ये देखिए एलसीएम 5 ही रहेगा, 5 लेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर होगा 2 में से घटेगा तो 1/5 रह जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, जब बटेगा कितना 6/4, इसको भी काट लीजिए, 2 3 6 2 दूना के 4 यानी 3/2 बचेगा। क्लियर। अब ले लीजिए आप एलसीएम, 5 दूना के 10, 10 का मतलब ये हो गया 22, 22 का मतलब ये हो गया आपका 2, अब प्लस ये 5 3 15,
देखिए तो ये घट जाएगा, 20 बचेगा यानी 35 बटे में 10 आ गया। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना के 10, 7 बटे में 2, ऑप्शन ए। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित हो, यानी कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो यानी वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो कह रहा है कि 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी। 25,000 की धनराशि यानी मूलधन दिया हुआ कितना 25,000 रुपया। ठीक, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद यानी टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और दोस्तों कह रहा है कि बात 36,000 हो जाती है, यानी अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ कितना 36,000। तो मिश्र धन वाला सूत्र लगा दीजिए और कुछ करना नहीं है। ए बराबर होता है P1 प्लस अंडर 1 प्लस गाड़ी के सॉरी कोष्टक के अंदर 1 प्लस R बटे में 100 टू द पावर n रखिए या t रखिए, वही समय की बात हो गई। चलिए मान रख देते हैं। ए का मान दिया हुआ है 36,000 बराबर P का मान दिया हुआ 25,000, 1 प्लस R का मान निकालना, उसको रहने देते हैं, T का मान 2 दिया हुआ। अब यहाँ से 3 0 3 0 कट जाएगा, 25 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 36 बटे में 25 हो जाएगा, और दोस्तों स्क्वायर को इस पार से ख़त्म करेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 36 बटे में 25। ऊपर का निकालेंगे 6 आ जाएगा कड़ी से बाहर, नीचे का 5 आ जाएगा। हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 100 प्लस R बटे में 100 ही हो जाएगा, और 100 इधर जाएगा तो ये गुणे में 100 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 100 प्लस 100 यहाँ पर आप काट लीजिए पहले, उसके बाद इधर का पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से अगर काटते हैं 5 से तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 5 दूना के 24, 6 दूना 12, 120 बचा। अब यहाँ पर दोस्तों कितना है 100 है, तो 100 को उधर लेके जाइए पक्षांतर में, तो ये 100 इधर घट जाएगा, यानी कि बचा कितना 20, यानी कि R कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है, यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए टैंक की क्षमता इफिशियंसी अभी बताया, इफिशियंसी जो होती है वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से बेलनाकार टैंक है, ठीक है, इसकी क्षमता का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अगर हम पानी भरें तो इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम घेरेगा, ये जो वॉल्यूम इसका है उतना ही पानी अटेगा, जितना पानी इसकी जो है अटेगा वही उसकी क्षमता हो जाएगी। समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, क्षमता दिया हुआ है, यही वॉल्यूम इफिशियंसी क्षमता बराबर कितना दिया हुआ 6160 मीटर का क्यूब। ठीक, 6160 मीटर। कह रहे यदि टैंक का व्यास 28 मीटर है, टैंक का व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब त्रिज्या का आधा होता है, 28 मीटर दिया हुआ है। एक काम करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, व्यास का आधी होती है 28 बटे में 2 बराबर 14 मीटर त्रिज्या। टैंक की गहराई पूछ रहा है वो भी मीटर में, गहराई का मतलब ये जो इसकी ऊंचाई होगी वही गहराई का ही काम करेगी, यानी एच का मान। अब इसका वॉल्यूम V बराबर होता है बेलनाकार का पाई R स्क्वायर एच, बेलन का आयतन यही होता है। पाई का मान होता है 22 बटे में 7 रख दीजिए, गुणे त्रिज्या R दिया हो 14, तो 14 का स्क्वायर का मतलब 14 14 मैं 2 बार लिख देता हूँ, और एच निकालना है ऊंचाई। वॉल्यूम आपका दिया हुआ 6160, वो भी अभी लिख लेंगे, पहले काट लीजिए 7 दूना के 14। अब यहाँ पर 6160 इसका वॉल्यूम दिया हुआ तो 6160 लिख लेते हैं, या यहाँ एक बार नीचे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना हो। ठीक है, यहाँ पर दिया 22 गुणे 2 गुणे 14 आ चुका काट के उठा के। अब यहाँ पर एच है, अब ये सभी बट्टे में जाएगा तो काट लीजिए, अगर कुछ कट रहा है तो देखिए तो कट रहा है क्या, 22 से काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 3 6 0 2 बटे 16 0। 22 से काटेंगे, 22 से करने 22 22 चौको 88, 22 से करने 22 22 चौको 88, 140 बार जाएगा। 22 से काटेंगे तो 14 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, यानी एच बराबर क्या आ गया 10 आ गया है, 10 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन स्पीड जितना फास्ट रहेगी दोस्तों उतना आसान रहेगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन को करना। बाकी तो देख रहे हैं कुछ है ही नहीं दम क्वेश्चनों में। कह रहा 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या 3 5 4 2 के अनुपात में तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं 3 5 और 2 के अनुपात में। अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या मानेंगे, x के रूप में गुणा के रूप में मान लीजिए, पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या 5x हो जाएगी और तीसरी संख्या 2x हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जिसका अनुपात सबसे बड़ा है 5x, इसी का मान पूछ रहा है। तो पहले इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। कह रहे 300x गुणे 5x गुणे 2x की वैल्यू दिया, तीनों संख्या का गुणनफल कितना है 10,290। देखिए यहाँ पर देखिए 5 दूना के 10, 0 खत्म हो जाएगा और 5 और 2 10 बन करके खत्म हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 1, 3 चौको 12, 3 3 के 9,
यानी इधर x 3 तो बचा हुआ है तो x क्यूब हो जाएगा और 343 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा आपका √343 और ये 7 होगा। वर्गमूल इसका ये सॉरी वर्गमूल नहीं निकालना है, बस की घनमूल निकालना है। घनमूल निकालेंगे तो क्योंकि यहाँ पे क्यूब था घनमूल में चला जाएगा तो ये 7 होगा। 7 7 49 7 343। ठीक है 7 आ गया। 7x की वैल्यू आई है, बड़ी संख्या पूछा है तो 5x है बड़ी संख्या, तो 5 से 7 में गुणा कर दीजिए तो 5 7 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। कह रहे एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि हो गई। 10% की हानि हो गई तो कह रहे तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए, यानी कि वो कितना विक्रय मूल्य रखे कि उसको 30% का लाभ हो जाए। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम इस वाले ऊपर वाले जो आपकी दी हुई है सारी चीज़ें, जैसे 360 रुपये में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, तो वहाँ से हम पहले कास्ट प्राइस निकालें। तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए 360 गुणे आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है। 100 बटे में 100 माइनस 10 जो आपको हानि हो रही है, 100 माइनस जो आपकी लॉस होगा, लॉस प्रतिशत में दिया उसको कर लेंगे। 100 में से 10 को घटाएंगे ये तो दोस्तों कितना हो जाएगा 90। डायरेक्ट मैं सूत्र बता रहा हूँ, बेगर सूत्र का यूज़ किए ट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ये अब आपका हो गया क्रय, ये आपका सीपी आ चुका है। अब इस सीपी को आपने जो वस्तु खरीदी है इस पर कह रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए अब इसको कितने का बेचना पड़ेगा। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में से 30 को जोड़ दीजिए 130 हो जाएगा और बटे में 100 कर लीजिए। ये गया ये गया, ये 9 चौक को 36, 13 चौक को 52, 520 रुपये की वस्तु को बेचा जाएगा तो उसको कितना होगा 30% का लाभ होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, 3 मैच ड्रा रहे। अपने कैरियर में हारने वाले मैच का भिन्न होगा। टोटल मैच कितने खेले, 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, 3 मैच ड्रा। टोटल इसने मैच खेले कितने 12 3 15 5 20 और ये हारे हुए मैच कौन है 12 वाले। तो वो कह रहा कि हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा, 12 बटे में टोटल मैच से भाग दे दीजिए, हो गया काम खत्म। कट रहा किसी से 4 से कटेगा, 4 3 12 4 5 20। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टीके साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।